सो वेलकम बैक। तो अभी हम पार्ट 2 स्टार्ट करने लगे हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। तो हमने पहले में इंट्रो पढ़ा, कॉम्प्लिकेशंस, मॉर्फोलॉजी और थोड़ा बहुत हमने उसकी पैथोजेनेसिस पढ़ी और उसकी दो टाइप्स पढ़ी। दो टाइप्स में हमने कौन सी पढ़ी? ट्रांसम्यूरल और सब एंडोकार्डियल टाइप। ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं कि मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरीज होती है ना, उनमें एस्कीमिया होता है। ठीक है, उनमें ब्लॉकेज होती है जिसकी वजह से जो उनके सराउंडिंग एरिया होता है ना मायोकार्डियम का, उसमें एस्कीमिया होता है और वो प्रेजेंट किस तरीके से करता है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के तौर पे। तो आपको पता है जैसे हार्ट में दो मेजर वेसल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास किसी एक आर्टरी में अक्लूजन हो जाए, तो जैसा कि मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, डायग्राम में सबसे पहले आपको ये जो आर्टरी, ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, ये हमारे पास एट्रियाज हैं। ठीक है, और ये हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आर्टरी, इसको हम बोलते हैं लैड, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। ठीक है, आर्टरी लैड। तो अगर हमारे पास लैड में कोई मसला आएगा तो हमारे पास क्या होगा? ये एंटीरियर वॉल, ठीक है, एंटीरियर वॉल ख़राब होना शुरू हो जाएगी लेफ़्ट साइड की। ठीक है, ये याद रखना कि लेफ़्ट साइड की एंटीरियर वॉल, थोड़ा एंटीरियर सेप्टम भी थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या है, कहते हैं कि जो लैड है ना, वो हमारे पास मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड आर्टरी है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की, कि 45% केसेस में ना ये इन्वॉल्व हुई होती है। ठीक हो गया। अब इसी के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाए तो हमारे पास RCA होती है, यह आप सारों को पता होगा, राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे पास यूजुअली पोस्टीरियर साइड पे चली जाती है। ये अभी मैं इसको डॉटेड तरीके से दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये इसे पीछे चली जाएगी। ठीक है, और ये जो हमारे पास RCA है ना, RCA अगर हमारे पास अक्लूड हो जाती है तो ये हमारे पास क्या करेगी? पोस्टीरियर वॉल को इन्वॉल्व करेगी, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। एट्रियाज यूजुअली स्पेयर हो जाते हैं, ये याद रखना है कि एट्रियाज यूजुअली स्पेयर हो जाते हैं। वेंट्रिकल्स क्योंकि काम इन्होंने ज़्यादा करना होता है, इन्होंने पूरा पंप करना होता है ब्लड, तो ये ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल इन्वॉल्व हो जाएगी हमारे पास, साथ ही साथ पोस्टीरियर सेप्टम इन्वॉल्व हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट जो आपने याद रखना है कि पेपिलरी मसल जो होते हैं ना, वो हमारे पास पेपिलरी मसल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को पीछे से जाके यही सप्लाई कर रही होती है RCA, तो ये भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन हमारे पास आ जाएगी आर्टरी जो इन्वॉल्व हो रही होती है। ठीक है, अब जो थर्ड कॉमन है जो इन्वॉल्व हो रही होती है वो होती है लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स, ये जो पीछे की तरफ चली जाएगी यहाँ से ऐसे ऐसे करके पीछे की तरफ, तो ये होगी लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, LCA। ठीक है, सर्कमफ्लेक्स। तो ये आर्टरी हमारे पास क्या करेगी? यूजुअली लेटरल वॉल्व को इन्वॉल्व करती है, तो ये याद रखना है, लेटरल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को इन्वॉल्व कर लेगी, ये सारी लेटरल वॉल को इन्वॉल्व कर लेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट था। अच्छा, अब हम इसे पढ़ने से पहले हम ना इसके थोड़े क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं कि ये क्लिनिकल फीचर्स क्लिनिकली ये किस तरह मैनिफेस्ट कर रहा होगा, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इसमें आपको सीवियर क्रशिंग पेन होगी, लाइक इतनी ज़्यादा पेन होगी कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। ठीक है, एक्सक्रूशिएटिंग चेस्ट पेन होगी। ठीक है, क्योंकि इन्फ्रैक्शन हुआ है ना, उसकी पेन होगी, और वो पेन उसी तरह एंजाइना की तरह आपके किधर जा रही होगी? रेडिएट कर रही होगी, जॉ पे भी कर रही होगी, नेक पे भी कर रही होगी, शोल्डर में भी कर रही होगी, लेफ्ट आर्म में भी कर रही होगी। तो 4-5 जगह पे ये आपकी जा रही होगी, नेक में जाएगी, जॉ में, एपिगैस्ट्रियम में भी जा सकती है, शोल्डर में भी जाएगी और लेफ्ट आर्म में भी जाएगी। अच्छा, अब ये जो पेन है ना, आपने ये पेन की 2-4 बातें याद रखें। एक तो ये रेडिएटिंग है, मैंने आपको बता दिया कि किधर रेडिएटिंग। ठीक है, दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये लास्ट फॉर प्रोलॉन्ग होगी, मतलब ये ज़्यादा देर लास्ट करेगी। ठीक है, इट कैन लास्ट फ्रॉम आवर्स, ठीक है, घंटों से लेके ये दिनों तक भी हो सकती है। और बट ये जो पेन है ना, इसका आपने याद रखना है कि अगर हम इसे वेजोडाइलेटर्स देंगे ना तो ये उसके साथ ठीक नहीं होगी। मतलब निट्रोग्लिसरीन बेकार है इस केस में, रेस्ट बेकार है इस केस में। ठीक है, CCAs बेकार है इस केस में। ठीक है, मतलब पेन को वो कम नहीं करेंगे किसी भी हाल। उसके साथ साथ एंजाइना वाले मैंने आपको जैसा बताया था कि स्टेबल
स्टेबल एंजाइना में क्या होता है, हमारे पास डायाफ्रेसिस होता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो होना शुरू हो जाएगा और डिस्निया होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उससे सांस में कमी आना शुरू होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी। अब कहते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, ये तो हमने टिपिकल केस बताया, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें साइलेंट होता है, ठीक है। साइलेंट में ये होगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि आपको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है। ये यूजुअली उन पेशेंट्स में होता है जिनके पास लॉन्ग स्टैंडिंग क्या होती है, हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज़ मेलाइटस हो या हाइपर लिपिडीमियाज हो, ठीक है, हाइपर लिपिडीमियाज जिनमें, तो उनके अंदर, या जिनकी एज भी बहुत ज़्यादा हो, इंक्रीज एज के साथ, तो उनमें साइलेंट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है, ठीक है, पता ही नहीं चलता और उनको सडन कार्डियक डेथ के साथ हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस और क्लिनिकल कोर्स इसका सेम यही है कि कार्डियोजेनिक शॉक होगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास सडन कार्डिक डेथ हो जाती है, सडन कार्डिक डेथ हो जाती है। कॉम्प्लिकेटेड केसेस ज़्यादातर आते हैं और वो फेटल कोर्स के साथ ही आते हैं, और वो उनकी एक रीज़न यही है, सडन कार्डिक डेथ। एरिथमियाज, इंफ्राक्ट रप्चर हो सकता है, ठीक है, थ्रोम्बाई हो सकता है, एनोरिज्म हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया कि लेफ़्ट वेंट्रिकल जब फेल हो जाता है ना, तो हमारे पास पल्मोनरी एडीमा हो जाता है, तो ये भी एक कॉज हो सकती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पता चल गया। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस किस तरीके से हम करते हैं कि MI हुआ है, ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ MI बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम मार्कर्स वगैरह भी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी पढ़ेंगे। ECG के अंदर क्या है, पहले ECG वाले पढ़ लेते हैं। ECG की एबनॉर्मेलिटीज़ कौन कौन सी आएंगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब इनिशियल फेज़ होता है ना, ठीक है, तो जो ST सेगमेंट होता है ना, वो क्या करता है, हमारे पास डिप्रेस होता है, ठीक है, उसमें डिप्रेशन आ जाता है, वो नीचे जाता है। बट अगर सीवियर और प्रोलॉन्ग मसला चल रहा हो ना, तो ST सेगमेंट जो होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, एलिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं अभी आपको आगे बना के भी दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्यू वेव थोड़ी क्या हो जाएगी, प्रोमिनेंट हो जाएगी, क्यू वेव प्रोमिनेंट हो जाएगी। पहला तो एक ये आ गया, दूसरा हमारे पास क्यू वेव भी प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगी। तीसरा ये आ जाएगा कि हमारे पास इन्वर्जन हो जाएगी ऑफ टी वेव, ठीक है। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, टिपिकली हमारे पास ये वाली वेव होती है PQRST, ठीक है, और ये जो सेगमेंट होता है ना, इस सेगमेंट को बोलते हैं हम ST सेगमेंट, ठीक है। तो ये सेगमेंट यूजुअली क्या होगा कि डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा नीचे इनिशियल केसेस में, बट जब केसेस बढ़ना होना शुरू हो जाएंगे, स्वेयर होना शुरू हो जाएंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो ये जो एलिवेशन है ना, ये थोड़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो टी वेव है ना, वो हमारे पास क्या है, इन्वर्ट हो जाएगी, ये नीचे की तरफ चली जाएगी इस तरह, ठीक है, इसमें डिप आ जाएगा। और ये जो क्यू वेव है ना, ये भी हमारे पास प्रोलॉन्ग हो सकती है और ये प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब आपको ना QRS में पता होना चाहिए कि QRS जो वेव होती है ये रिप्रेजेंट किस करती है। जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। जो P वेव होती है ना, P वेव हमारे पास क्या करती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है, कि एट्रिया डीपोलराइज हो गया, कंट्रैक्ट हो गया, ठीक है। जो QRS होती है ना, वो हमारे पास क्या कहती है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करती है, डीपोलराइजेशन, ठीक हो गया कि वेंट्रिकल कनेक्ट हो गया। अच्छा, अब जो टी वेव आती है ना, वो हमारे पास प्रेजेंट कर रही होती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, के जो वेंट्रिकल है ना, वो रिलैक्स हो गया, डीपोलराइज होने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। और अक्सर ये यूजुअली इसके आगे ना एक और वेव बनती है, ठीक है, छोटी मोटी यू वेव जिसे हम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अननोन, ठीक है। ये अननोन पैथोलॉजीज़ में बनती है, तो ये नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। जब कोई पैथोलॉजी होती है तो हमारे पास ये अपीयर हो जाती है, इसको हम बोलते हैं क्यू वेव, ठीक है, यू वेव, सॉरी, यू वेव, ठीक है, इसे अननोन बोलते हैं। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे कार्डिक मार्कर्स,
ठीक है, क्योंकि डायग्नोसिस हम पढ़ रहे हैं ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना कार्डिक मार्कर्स। ठीक है, कार्डिक मार्कर्स इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कार्डिक इंजरी के जो मार्कर्स हैं ना, ये हमने पढ़ना है। ठीक है, पहले हम इनके नाम पढ़ लेते हैं, फिर हम इनकी स्पेसिफिकली डिटेल पढ़ लेंगे। सबसे पहले आता है जी क्रेटिनिन काइनेज। ठीक है, आइसो एंजाइम। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, एक होते हैं उनको कहते हैं ट्रोपोनेंस। दूसरे आ जाएंगे एलडी, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं, एलडीएच भी बोलते हैं। ठीक है, एलडी या एलडीएच। ठीक है, और फोर्थ आ जाएंगे मायोग्लोबिन्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ये वाले। ठीक है, क्रेटिनिन काइनेज, सीके क्रेटिनिन काइनेज। अब आपको याद होना चाहिए कि क्रेटिनिन काइनेज जो है ना, आपको ये होता है, ये डाइमर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक सब यूनिट होता है एम, एक होता है बी। ठीक है, और ये यूजुअली किस तरह प्रेजेंट करता है, या तो ये एम होगा, या ये एम बी होगा, या ये बी बी होगा। ठीक है, ये सब यूनिट्स है ना इसके, एक सब यूनिट ये है, एक ये है, तो ये इस तरह वेरिएशन में प्रेजेंट हो सकता है। अब जो हमारे काम का है ना, वो है क्रेटिनिन काइनेज एम बी। ठीक है, ये मोस्ट स्पेसिफिक है, ये याद रखना है, मोस्ट स्पेसिफिक फॉर हार्ट है, मोस्ट स्पेसिफिक फॉर हार्ट है। ठीक है, और स्केलेटल मसल में इसकी बड़ी कम माइन्यूट क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, और ये यूजुअली क्या कर रहा होता है, री इन्फ्राक्ट जो होते हैं ना, री इन्फ्राक्शंस। ठीक है, आफ्टर इनिशियल जो हमारे पास एम आई है ना, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि अगर हमें डिटेक्ट करना है कि इस बंदे को दोबारा इन्फ्राक्शन तो नहीं हुआ, री इन्फ्राक्शन तो नहीं हुआ, तो हम उसका क्या चेक करेंगे, ये वाला टेस्ट। ठीक है, क्रेटिनिन काइनेज एम बी। ठीक है, इसका आपने याद रखना है कि 2 से 4 घंटों में ना ये एम आई के बाद रेज हो जाता है। ठीक है, रेज का है, पीक पे कब जाता है। ठीक है, पीक पे जाएगा ये आफ्टर 18 आवर्स, और डिसअपियर कब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा हमारे पास 48 आवर्स के बाद, 48 आवर्स के बाद। तो ये याद रखना है आपने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद दूसरे जो हमारे पास आ जाते हैं वो है ट्रोपोनिन्स। ट्रोपोनिन्स भी इंपॉर्टेंट है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोनिन्स में आपने ये याद रखना है कि ट्रोपोनिन्स हमारे पास एक प्रोटीन होता है जो कि स्केलेटल मसल्स में भी और कार्डिक मसल्स में भी मिलता है। ठीक है, ट्रोपोनिन भी दो किस्म का होता है, एक होता है ट्रोपोनिन टी और एक होता है ट्रोपोनिन आई। ठीक है, ट्रोपोनिन आई, जो ट्रोपोनिन आई है ना, ये हमारे पास ज़्यादा स्पेसिफिक है हार्ट के लिए। जैसे एम बी जो था ना, वो हार्ट के लिए स्पेसिफिक था, तो ये इसमें ट्रोपोनिन आई जो है ना, वो हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेस नहीं होता अगर किसी किस्म की कार्डिक इंजरी होगी या स्केलेटल इंजरी होगी, तो ये हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगा। जो ट्रोपोनिन आई है ना, ये हमारे पास मोस्ट सेंसिटिव है, ये याद रखना है, मोस्ट सेंसिटिव प्लस स्पेसिफिक मार्कर। स्पेसिफिक मार्कर यानी गोल्ड स्टैंडर्ड है एम आई का। ठीक है, ये याद रखना है, ये क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एम आई। अब इसका आपने याद रखना है कि 2 to 4 आवर्स में ये पीक पे जाएगा। ठीक है, 2 से 4 आवर्स में पीक में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 48 आवर्स के लिए ना ये हमारे पास क्या होगा, 2 से 24 आवर्स के लिए ना ये हमारे पास पीक पे रहेगा। ठीक है, एलिवेट होगा 2 to 4 आवर्स, जिस तरह ये हो रहा था पीक, ये 18 आवर्स रह रहा था, ये 24 आवर्स पीक पे रहेगा, और 24 आवर्स के बाद 7 to 10 डेज में ये डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक हो गया, डिसअपेयर क्यों है, 7 to 10 डेज के बाद। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि जो लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और मायोग्लोबिन्स, ये भी हमारे पास एक्यूट इंजरीज़ को शो कर रहे होते हैं, तो ये भी हमारे पास बड़े होंगे। ठीक है, बाकी ये ट्रोपोनिन वगैरह ये इंपॉर्टेंट था। गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है, ये आपने याद रखना है कि गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास कौन सा ट्रोपोनिन आई है। ट्रोपोनिन जो टी होता है ना, ये यूजुअली कार्डिक मसल्स में होता है। ठीक है, और ये जो ट्रोपोनिन टी आप ये याद रखिए, TNT के तौर पे ये होता है, ये हमारे पास फेटल डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट होता है, और अगर स्केलेटल मसल्स के में मसला आ जाए ना अडल्ट लाइफ में, तो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। बट है ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अभी हमारे पास हार्ट के रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये आपने ये 2 चीज़ें याद रखनी है। तो अभी हमने जो मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पढ़ने हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगा, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।